Today we will discuss about the applications of the Huygens principle, which are the reflection on the basis of wave theory and the refraction on the basis of wave theory. देखो वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें आज हाइगन्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन के लॉज जो कि I इक्वल्स टू R और the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lies on the same plane. ये लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के लॉज, जिनमें एक लॉ स्नेल्स लॉ होता है और दूसरा लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. ठीक है, इन दोनों लॉज को वेव थ्योरी के माध्यम से, वेव थ्योरी की हेल्प से प्रूव करना है. ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. Reflection on the basis of wave. इसके लिए पहले हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी. इट इज x1. इसको हम एक प्लेन मिरर कह सकते हैं, या आपने कंसीडर किया. अब मान लीजिए जो लाइट रेज बहुत दूर से आके इस इंटरफेस पे टकरा रही है, इस सरफेस पे सब टकरा रही है. ये रे पहली और ये दूसरी रे. ये क्या हो गई? इंसिडेंट रेज हो गई, विच आर स्ट्राइकिंग दिस प्लेन सरफेस. ठीक है, जो कि आप एक प्लेन मिरर भी कह सकते हैं, उसको ये स्ट्राइक करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मुझे बनाना है इंसिडेंट वेव फ्रंट. वेव फ्रंट कैसे बने? देखो, वेव फ्रंट क्या बताया था आपको? इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन the same phase at a given instant of time. ये वो उन सभी पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में होते हैं किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेव फ्रंट बोल देते हैं. तो यहाँ पर जब ये रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो मुझे जब इसका मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा तो एक नॉर्मल होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा मेरी बात. तो आपको तीन तरह के वेव फ्रंट बताए थे: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट. तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स हमारा बहुत दूर होता है, दूर से लाइट रेज आ रही होती है, पैरेलल होती है, तो वो बनाती है प्लेन वेव फ्रंट. और मान लेते हैं ये जो प्लेन वेव फ्रंट बना वो ये भी बन गया. ठीक है, पॉइंट ए पर आपने एक नॉर्मल डाला ए n1. इन द सेम मैनर इस पॉइंट को आप बी डैश कह दीजिए. यहां पे भी आपने एक नॉर्मल डाला, जिसको आपने कर दिया बी डैश n2. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि ए बी क्या है हमारा? ए बी इज द प्लेन इंसिडेंट वेव. ठीक है, याद रखो वेव फ्रंट हमेशा रेज के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो ऑब्वियसली ये एंगल कितने का होगा? 90 का. इसके लिए भी 90 का होगा, यानी इंसिडेंट जो रेज आ रही है इसके नॉर्मल होगा. ठीक है, वेव फ्रंट हमेशा नॉर्मल होता है इंसिडेंट रेज के. अब देखिए, जब ये लाइट रे आई है तो रिफ्लेक्ट होकर कहीं गई भी होगी. ठीक है, और उसी तरीके से ये भी रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ गई होगी. तो मान लीजिए इन्होंने जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रास्ता फॉलो किया वो ये था, इधर चली गई और ये इधर चली गई. ये पहली रे यहां पर गई और दूसरी रे यहां पर. कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल तो हमेशा नॉर्मल से बनता है. रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल से एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल से एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, नॉर्मल हमने ए n1 और b डैश n2 ऑलरेडी बना दिया है. अब देखो एक बात ध्यान से देखिए, यहां पे जब दूसरी रे B से B डैश तक पहुंची होगी, देखो सेम टाइम पे ये लाइन आप देख रहे हैं वेवफ्रंट के फॉर्म में,
यानी ये रे यहां पर और जब ये रे यहां पे थी, दोनों एक जैसी कंडीशन में थी, ठीक है। लेकिन पहली रे इस सरफेस को स्ट्राइक कर चुकी है, लेकिन दूसरी रे अभी रास्ते में है ना। ये रे तो टकरा चुकी है, लेकिन दूसरी रे अभी टकराने वाली है, टकराई नहीं है। ये यहां जाके टकराएगी, लेकिन जब ये दूसरी रे बी से बी डैश तक पहुंचेगी तो इसको कोई ना कोई तो टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा? मान लीजिए टी टाइम लगा। किस स्पीड से लगेगा? किस स्पीड से ये जा रही होगी आगे? स्पीड ऑफ लाइट से जा रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। तो हम यहां कह सकते हैं जो बी बी डैश जो डिस्टेंस रहा होगा, बी बी डैश जो डिस्टेंस रहा होगा, क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वो रहा होगा सी। बी बी डैश जो डिस्टेंस रहा होगा वो रहा होगा सी टी के बराबर, सी स्पीड ऑफ लाइट और टी टाइम। अब देखिए जो पहली रे थी वो तो टकरा के हो चुकी है, जब ये यहां से यहां पहुंची होगी तो ये यहां से कहीं और पहुंच चुकी होगी, लेकिन कहां? आप क्या कहें कि बी बी डैश डिस्टेंस को कंपास में लो, ए को सेंटर मानो और बी बी डैश डिस्टेंस आपने कंपास में ली, ए को सेंटर माना, आर्क लगा दिया। मान लीजिए कि आर्क ने ए डैश पर इसको कर दिया, ठीक है। देखो हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि जब तक मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम है, स्पीड सेम तो डिस्टेंस भी इक्वल टाइम में सेम ही कवर होगा। जब इस रे ने यहां से यहां तक जाने में सी टी डिस्टेंस कवर किया, तो इस रे ने भी यहां से यहां तक जाने में सी टी डिस्टेंस ही कवर किया होगा। तो हमने सी टी डिस्टेंस लिया कंपास में, ए को माना सेंटर, आर्क लगा दिया, और आर्क ने कहां कट किया? ए डैश पे, ठीक है। अब उसके बाद बी डैश को ए डैश से मिला लीजिए बाय मींस ऑफ टेंजेंट। तो अब हमारे पास जो बना ए डैश बी डैश, एक हमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी उस समय वेव फ्रंट हमारा ये बन गया, जिसको हम बोलते हैं प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश क्या है? प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये ए डैश डिस्टेंस कितना है? सी टी, ठीक है। ए डिस्टेंस इज सी। अब देखिए अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना चाहता हूं, ठीक है, तो इसी फिगर के हेल्प से हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है। लेकिन एंगल आई और एंगल आर को बराबर प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या? देखिए जरा, ये पूरा एंगल कितने का है? 90 का, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट रे से हमेशा 90 का एंगल बनाता है। जब ये एंगल 90 का है तो ये एंगल आई बचा हुआ कितना रह गया? 90 माइनस आई। ये एंगल कितना रह गया? 90 माइनस आई। अब देखिए जरा, पूरा एंगल फिर से 90 का, क्योंकि नॉर्मल है। 90 में से 90 माइनस आई लेस करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? आई। पूरे 90 में से 90 माइनस आई को लेस किया, क्या बच गया? आई, ठीक है। तो ये हमने यहां पे इस तरीके से निकाला। अब जरा इधर देखिए, सेम कॉन्सेप्ट है, यहां भी लगा रहे हैं। ये एंगल कितना है? आर। ये पूरा एंगल कितना था? 90। तो ये एंगल छोटा वाला कितना बच गया? 90 माइनस आर। अब ये एंगल कितना है? 90 में से जब 90 माइनस आर लेस करो तो कितना बचेगा? ये एंगल भी कितना आ गया? दिस एंगल इज अगेन। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ए बी बी डैश और दूसरा ट्राइंगल है बी डैश ए डैश ए। सो इन ट्राइंगल ए बी बी डैश ए बी बी डैश एंड बी डैश ए डैश ए, एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश ए। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, देखो एक ट्राइंगल ए बी बी डैश और एक ट्राइंगल बी डैश ए डैश ए। इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी डैश तो कॉमन है भाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं ए बी डैश कॉमन, ए बी डैश कॉमन है। अच्छा, एंगल बी एंगल ए डैश के बराबर है 90 डिग्री ईच, क्योंकि अभी मैंने बताया वेव फ्रंट जो रेस एंगल बनाता है कितना बनाता है? 90 का। ये भी आपने टेंजेंट डाली, टेंजेंट हमेशा 90 पड़ती है। तो b इक्वल्स टू ए डैश एंगल b इज
equals to angle A dash equals to 90 डिग्री each. तीसरा देखिए बी बी डैश बराबर है किसके, ए डैश के. बाय कंस्ट्रक्शन बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू सी टी बाय कंस्ट्रक्शन से ये भी बराबर. अब इन तीनों कंडीशंस को अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो बाय आरएचएस दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बाय आरएचएस ट्रायंगल ए बी बी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डैश. जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी एंगल आई इक्वल्स टू, तो बाय सीपीसीटी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल. एक लॉ तो ये हो गया भाई रिफ्लेक्शन का, और एक लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. उसे आप देख पा रहे हैं यहाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब प्लेन ऑफ बोर्ड में आ रहे हैं. दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. आप कॉपी बनाएंगे तो प्लेन ऑफ कॉपी में आएंगे. इसका मतलब है दूसरा लॉ आपने इस तरीके से प्रूव कर दिया. ठीक है. सो दिस प्रूव्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी.